प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विराम किसे कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, विश्राम करना। अब यहाँ यह रुकते, ठहरते और विश्राम कहाँ करते हैं? तो बोलते समय, लिखते समय। जब हम बोलते हैं तो भावों को स्पष्ट करने के लिए हम कहीं कहीं रुकते जाते हैं। ये जो रुकना है इसे ही हम विराम कहते हैं। और जब हम लिखते हैं तो लिखते समय जहाँ रुकते हैं वहाँ कुछ चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हम बोल रहे हैं, बोलते समय हम भाव के हिसाब से, अर्थ को स्पष्ट करने के हिसाब से हम रुकते जाते हैं। तो बोलते समय तो हम रुकते जाते हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं जब हम उसे लिखेंगे तो कहाँ हमें रुकना था, कहाँ कम रुकना था, कहाँ अधिक रुकना था, इसे एक चिन्ह के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह न लगाएं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं, रुको मत जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? रुको मत जाओ, यानी रुकना नहीं है, जाना है। इसे अगर दूसरे तरीके से कहें, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, इसका मतलब है कि रुकना है, जाना नहीं है। रुको मत जाओ, रुकना नहीं है, जाना है। रुको मत जाओ, इसका मतलब है रुकना है, जाना नहीं है। तो रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। अब यह तो हुआ बोलते समय। और जब हम उसे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए, रुको मत जाओ, इसके बाद रुको मत जाओ। जो मैंने कहा जब हम इसे लिखे तो इस तरह से लिखा जाएगा। रुको, यहां लगा है अल्प विराम, रुको मत जाओ, इसका मतलब है रुकना है, जाना नहीं है। यहाँ रुको मत, इस मत के आगे हमने यहाँ लगा दिया अल्प विराम, इसका अर्थ हुआ है रुको मत जाओ, यानी जाना है। यहाँ जाना नहीं है, यहाँ जाना है। अब यह क्या हुआ है? बोलते समय तो हम बोल दिए, लेकिन जब हम लिखेंगे तब इन चिन्हों को लगाया जाएगा। जब ये चिन्ह लगेंगे तब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये चिन्ह का अपना महत्व होता है। ठीक है, तो आज विराम चिन्ह को कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, हम इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विराम चिन्ह मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। एक है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह, पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह, छठवां है योजक चिन्ह, सातवां निर्देशक चिन्ह, आठवां उद्धरण चिन्ह, नौवां है कोष्ठक चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह, 11वां हंसपद चिन्ह और 12वां है विवरण चिन्ह। अब इन सभी भेदों को, विराम चिन्ह के इन सभी भेदों को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा समझ लेते हैं। विराम, जैसा मैंने आपको बताया, रुकना, ठहरना, इसे कहते हैं हम विराम। अब इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है लिखित भाषा में भावों को स्पष्ट करने एवं रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले लिखित भाषा में भाव को स्पष्ट करने के लिए, लिखित भाषा में जब भाव को स्पष्ट करने के लिए और रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, यहाँ भावों को स्पष्ट करने के लिए और रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। ये है परिभाषा। और जैसा मैंने बताया कि विराम चिन्ह के 12 भेद होते हैं। अब एक एक करके इन भेदों को समझते हैं, इन चिन्हों को समझते हैं, जिसे जब आप कहीं भी लिखित भाषा का प्रयोग करें तो इन चिन्हों को ध्यान में रखें और इन चिन्हों को अवश्य प्रयोग करें। जब आप चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो भाषा सही हो जाएगी और लिखित भाषा स्पष्ट होगी, आपका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है।
वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम नहीं लगता। विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह ये है, एक खड़ी पाई को कहते हैं विराम चिन्ह, और यह वाक्य के अंत में लगता है। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ये पूर्ण विराम, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। राम घर जा रहा है, पूर्ण विराम लग गया। वह आ गया, वह आ गया, ये पूर्ण विराम लग गया। तो पूर्ण विराम हमेशा ही वाक्य के अंत में लगता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य के आगे पूर्ण विराम नहीं लगता। जैसे तुम कौन हो, उसके आगे पूर्ण विराम नहीं लगेगा, उसके आगे क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जिसे हम बाद में समझेंगे। इसके बाद है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा रुकना, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम मतलब रुकना, थोड़ा रुकना। जहां हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं, क्योंकि उन शब्दों के बाद थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है। जैसे राम, श्याम, मोहन और गणेश विद्यालय गए, तो यहाँ हमने कई बच्चों का नाम ले लिया, राम, श्याम, मोहन, गणेश और दिनेश विद्यालय गए। तो जो राम, श्याम, मोहन, गणेश है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा रुक रहे हैं। अब ये जो रुके लिखित भाषा में, इसके लिए चिन्ह है, और वह है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह यह है अल्प विराम चिन्ह, इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। जैसे उदाहरण के लिए राम, श्याम, दिनेश, मोहन और सोहन विद्यालय गए। ये देखिए यहां क्या है? राम, श्याम, दिनेश, मोहन और सोहन विद्यालय गए, और सोहन विद्यालय गए। ये देखिए यहाँ पे है राम, श्याम, दिनेश, मोहन और सोहन। यहाँ राम 1, श्याम 2, दिनेश 3 और मोहन 4 है। ये 4 के नाम लिखे गए हैं। हम बोलते समय बोल रहे हैं राम, श्याम, मोहन, दिनेश, लेकिन जब लिखेंगे तो क्या होगा? लिखने में अगर इस तरह से अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब क्या है? अलग अलग नहीं दिखेंगे। जबकि यहाँ हमको थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ा है, राम, श्याम, मोहन हमने रुका। अब यहाँ पर लिखित में भी रुकना है, तो लिखित में जब हम रुक रहे हैं तो यहाँ एक चिन्ह लगाएंगे, ये है, इसे कहते हैं अल्प विराम। में देखिए एक चिन्ह हमने लगाया, राम उसके आगे अल्प विराम का चिन्ह, श्याम उसके आगे अल्प विराम का चिन्ह, दिनेश उसके आगे अल्प विराम का चिन्ह, मोहन उसके बाद और लग गया, समुच्चय बोधक कर दिया है, और इसके बाद सोहन विद्यालय गए। इस तरह दीपा, गीता, सीता और मोहिनी आ रहे हैं, तो दीपा उसके आगे अल्प विराम, गीता उसके आगे अल्प विराम, और सीता और मोहिनी आ रहे हैं। तो इसमें क्या है? ये जो लड़कियों के नाम है उसके आगे हमने अल्प विराम लगाया। जहां कई शब्दों का प्रयोग हो, वाक्य में कई शब्दों का प्रयोग हो, तो हर शब्द के आगे हमें अल्प विराम लगाना पड़ता है, क्योंकि हर शब्द के बीच में हमें रुकना पड़ा। ये जो रुकना पड़ा, ये जो हम रुके, ये जो ठहराव हुआ, उस ठहराव के लिए चिन्ह है, वह है अल्प विराम चिन्ह। और एक अल्प विराम चिन्ह ये ऐसा है, ऐसा, इसे हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद है अर्ध विराम चिन्ह। अल्प विराम का बड़ा है अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या होता है? जहां हमें पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े, वहां होता है अर्ध विराम। यानी जहां हमें अल्प विराम से अधिक रुकना हो, वहां होता है अर्ध विराम। अर्ध का मतलब है आधा, यानी एक वाक्य के आधे में हमें रुकना पड़ा। अल्प विराम में क्या होता है? कई शब्द लगते हैं, कई शब्दों में हमें रुकना पड़ता है। राम, श्याम, मोहन, दिनेश और गणेश, ये शब्द हैं,
इन शब्दों के बीच में हमें रुकना पड़ा, तो यहाँ लग गया क्या है, अल्प विराम। लेकिन अर्ध विराम में क्या होता है, वाक्य के बीच में रुकना पड़ता है। दो वाक्य होते हैं, उसके बीच रुकना है, इसलिए वहां होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह यह है। अर्ध विराम का पहले बिंदी लगाएंगे और उसके नीचे अल्प विराम लगा देंगे। यह है अर्ध विराम का चिन्ह। अर्ध विराम का चिन्ह का उदाहरण है, आलस्य छोड़ो तैयार हो जाओ। आलस्य छोड़ो तैयार हो जाओ। आलस्य, आलस्य छोड़ो और तैयार हो जाओ। ये देखिए, इसमें दो वाक्य है। आलस्य छोड़ो एक वाक्य है, तैयार हो जाओ दूसरा वाक्य है। लेकिन दोनों वाक्यों को एक वाक्य बनाना है, यानी उसके आगे एक पूर्ण विराम लगेगा, एक वाक्य बनेगा। तो इसलिए क्या है, एक पूरे वाक्य के बीच में हमें रुकना पड़ा। तो यहाँ हो गया अर्ध विराम। आलस्य छोड़ो, यहाँ अर्ध विराम लग गया। फिर तैयार हो जाओ, ये दूसरा वाक्य आ गया, यहाँ पूर्ण विराम लग गया। तो जहां दो वाक्य के बीच में या दो उपवाक्यों के बीच में रुकना पड़े, वहां होता है अर्ध विराम। यहाँ क्या होता है, दो उपवाक्यों के बीच या एक वाक्य के अंतर्गत दो उपवाक्य आ रहे हों, तो एक उपवाक्य के आगे रुकना पड़ेगा, फिर दूसरा उपवाक्य पूर्ण हो जाएगा। तो ये जो पहले उपवाक्य के आगे रुकना पड़ा, तो वहां जो हम रुके वहां हो गया अर्ध विराम, वहां अर्ध विराम लगा। आलस्य छोड़ो, अर्ध विराम, तैयार हो जाओ, इसके बाद पूर्ण विराम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम अब समझेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसा कि आपको पता है, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि मनोभावों का वर्णन हो, मनोभाव व्यक्त हो रहे हो, वहां होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय को स्पष्ट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। हमने अव्यय की कक्षा ली थी, उस अव्यय की कक्षा में हमने विस्मयादि बोधक अव्यय के विषय में पढ़ा था, और उस समय हमने समझा था कि विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। तो जहां हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को स्पष्ट करना हो, तो वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम लगाया, उसके नीचे बिंदी दे दिया, पूर्ण विराम, उसके नीचे बिंदी दे दिया, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हर्ष को व्यक्त करना है, तो उसके लिए शाबाश, शाबाश तुमने कमाल कर दिया, शाबाश। ये शाबाश, ये क्या है, हर्ष, हर्ष। इसके बाद यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, शाबाश तुमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इसके बाद अरे, अरे तुम आ गए, तुम आ गए। यहाँ देखिए शाबाश, इससे आगे लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने कमाल कर दिया, पूर्ण विराम लग गया। अरे ये क्या है, विस्मय है, तो अरे इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया, उसके बाद तुम आ गए। बाप रे बाप, यहाँ हो गया बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप। तो बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, यहाँ बाप रे बाप के आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया। इसी तरह खबरदार, चले जाओ, खबरदार विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, उसके बाद चले जाओ, पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विस्मयादि बोधक अव्यय के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं, क्योंकि वे घृणा को व्यक्त करते हैं, हर्ष को व्यक्त करते हैं, शोक को व्यक्त करते हैं, घृणा को व्यक्त करते हैं। ये जो मनोभाव है व्यक्ति के अंदर, उस मनोभाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य में जब प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी वाक्य में यदि प्रश्न हो तो उसके आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। तुम कौन हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कौन हो, तो तुम कौन हो इसे व्यक्त कैसे करेंगे? हमने कहा तुम कौन हो, आपको किससे मिलना है, आप कहाँ जा रहे हैं, यह हमने पूछा। लेकिन जब हम उसे लिखित भाषा में लिखेंगे, जब लिखेंगे तो उसके लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तब स्पष्ट हो जाएगा कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि हम उस विशेष चिन्ह का, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये एक वाक्य है, और हम जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपको किससे मिलना है, आपको किससे, जैसे मुझे देखिए आप कौन है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। प्रश्न सूचक चिन्ह ऐसा होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह है, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। आपको किससे मिलना है, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह मिल गया। मान लीजिए यहाँ यदि प्रश्न सूचक चिन्ह ना हो तो कैसे पता चलेगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है? आप कौन है, पूर्ण विराम लग गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है? आपको किससे मिलना है, पूर्ण विराम लग गया, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है? हम बोल रहे हैं, बोलने से पता चल गया कि प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन जब लिखित में लिखेंगे, लिखित भाषा में लिखेंगे, तो इसे लिखित भाषा में कैसे पता चलेगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है? तो इसको स्पष्ट करने के लिए प्रश्न चिन्ह लगेगा। अब ये प्रश्न चिन्ह लग गया, इसका अर्थ ये हो गया कि पता चल गया। अब पता चल गया कि भाई प्रश्न पूछा जा रहा है। वहां कौन है, मैंने पूछा वहां कौन है, आप समझ गए प्रश्न पूछा जा रहा है। जब हम लिखेंगे आप कौन है और ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इसी तरह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह वाक्य में समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। यानी जहां समान अर्थ वाले शब्द हो या जहां विलोम शब्द हो, उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह है, ये है योजक चिन्ह। समानार्थी शब्द जैसे रात, रात रात, साथ साथ, आते आते, जाते जाते, ये क्या है? समानार्थी शब्द है, समान अर्थ वाले। रात रात बीच में योजक चिन्ह लग गया, साथ साथ बीच में योजक चिन्ह लग गया, आते आते बीच में योजक चिन्ह लग गया, जाते जाते बीच में योजक चिन्ह लग गया। तो जहां समानार्थी शब्द हो उसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। उसी तरह जो विपरीतार्थक शब्द है उनके बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे जीवन मरण, जीवन मरण क्या है? विलोम शब्द है। जीवन, ये है मरण, ये विलोम शब्द है, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा। दिन रात, दिन और ये है रात, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह लगा। इसी तरह पाप पुण्य, पाप पुण्य के भी बीच में योजक चिन्ह लगा। धर्म अधर्म, धर्म अधर्म के बीच में भी योजक चिन्ह लगेगा। तो जहां समान शब्द हो, समान अर्थ वाले शब्द हो, उसके बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। साथ साथ, आते आते, रात रात, दिन दिन, और जहां विलोम शब्द हो उसके बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे रात दिन, जीवन मरण, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, उठना बैठना, आते जाते, ऊपर नीचे। तो आप समझ गए होंगे कि योजक जो चिन्ह है यह समानार्थी और विपरीतार्थक शब्दों के बीच में लगता है, यानी विलोम शब्दों के बीच में लगता है। इसके बाद अब हम
समझेंगे निर्देशक चिन्ह के विषय में। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो बड़ा होता है। ये है योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है, इससे थोड़ा बड़ा होगा। योजक चिन्ह क्यों छोटा होता है, क्योंकि यह समानार्थी शब्द और विलोम शब्द के बीच में लगता है, इसलिए छोटा होता है। दो शब्दों के बीच में लगता है, इसलिए छोटा होता है। लेकिन निर्देशक चिन्ह क्या होता है, वो निर्देश देता है, वो उदाहरण बतलाता है, उदाहरण के आगे लगता है या वक्ता के नाम के आगे लगता है। तो उदाहरण के नाम के आगे, उदाहरण के आगे या वक्ता के नाम के आगे होने के कारण यह थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह की अपेक्षा यह बड़ा होता है। उदाहरण के लिए पिताजी ने पूछा, पिताजी ने पूछा, ये देखिए यहां पे लगेगा निर्देशक चिन्ह। बेटा, बेटा के आगे लग गया अल्प विराम, कहाँ गए थे, उसके आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है। पिताजी ने पूछा, ये यहाँ पे लग गया क्या है, निर्देशक चिन्ह लग गया, क्योंकि निर्देशक चिन्ह ना हमेशा उदाहरण के आगे यानी वाक्य के आगे लगता है, उदाहरण में लगता है। और कोई अगर कुछ पूछ रहा हो, कुछ बोल रहा हो, वक्ता के नाम के आगे लगता है। तो पिताजी ने पूछा, यहाँ लग गया ये निर्देशक चिन्ह। बेटा, यहाँ पे लग गया अल्प विराम, कहाँ गए थे, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी तरह दिनेश ने कहा, दिनेश ने कहा, ये दिनेश ने कहा, अब उसके आगे लग गया निर्देशक चिन्ह। मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, इसके आगे लग गया, मैं घर जाऊंगा, इसके आगे लग गया पूर्ण विराम, इसके आगे पूर्ण विराम लग गया। ठीक है। इसी तरह उदाहरण के लिए भी लगता है, इसी तरह उदाहरण के लिए भी निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए काल के 3 भेद हैं, ये काल के 3 भेद हैं, उसके आगे निर्देशक चिन्ह लग गया। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, भविष्यत काल, पूर्ण विराम। देखिए यहाँ पे ये उदाहरण है, काल के 3 भेद होते हैं, यहाँ निर्देशक चिन्ह लग गया। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के आगे अल्प विराम लग गया, वर्तमान काल और भविष्यत काल, उसके आगे पूर्ण विराम लग गया। तो इस तरह से उदाहरण और वक्ता के नाम के आगे निर्देशक चिन्ह लगते हैं, यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद अब हम समझेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है, किसी भी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करना और उसे, उस उदाहरण को, उस कथन को जिन चिन्हों के द्वारा दिखलाते हैं उन चिन्हों को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। यानी किसी भी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों दिखलाना और उसे जिन चिन्हों के द्वारा समझाना, बतलाना, वे चिन्ह होते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी उद्धृत करना, किसी के कथन को, किसी विशेष वाक्य को उद्धृत करना, और जो उद्धृत है उसको हम जिससे दिखलाते हैं वह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार का होता है, एक है इकहरा और दूसरा है दोहरा। उद्धरण चिन्ह इस प्रकार देखिए, ये है इकहरा, ये इकहरा है यानी इसमें एक रहता है, एक इकहरा, और ये दूसरा है दोहरा। इकहरा क्या है, इकहरा किसी शब्द, किसी पुस्तक, किसी का उपनाम, किसी का नाम, इसमें इकहरा चिन्ह लगाते हैं। यानी इकहरा जो चिन्ह है ना, वो ज्यादातर किसी शब्द में लगाए जाते हैं, शब्द के आगे पीछे इकहरा चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जो दोहरा चिन्ह है वो लगाते हैं किसी कथन यानी किसी वाक्य के आगे और पीछे। वाक्य के आगे पीछे दोहरा को लगाया जाता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह को, और इकहरा
उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है शब्द के आगे पीछे। और ये शब्द क्या है, किसी साहित्यकार का उपनाम हो सकता है, किसी पुस्तक का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। अब इन्हें हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि हैं। ये देखिए, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के महान कवि हैं। यहाँ रामधारी सिंह इनका नाम है, ये जो दिनकर है ना, ये उपनाम है। कवि अपना पेन नेम रख लेते हैं जिसे हिंदी में उपनाम कहा जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर, ये दिनकर क्या है, इनका उपनाम है। तो जो दिनकर एक शब्द है, तो यहाँ पे लगाएंगे इकहरा। ये हमने यहाँ पे इकहरा लगा दिया। इस इकहरा से पता चल गया कि ये दिनकर इन्हीं का ही उपनाम है। रामधारी सिंह जी का उपनाम दिनकर है। तो ये एक शब्द है दिनकर, तो एक शब्द के आगे पीछे हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। इसी तरह गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गीतांजलि एक पुस्तक है, किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो हमने गीतांजलि के आगे एक इकहरा चिन्ह लगाया। गीतांजलि यहाँ इकहरा चिन्ह लगा दिया। रविंद्र टैगोर की कृति है, कृति है। यहाँ है गीतांजलि। गीतांजलि एक पुस्तक का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, कृति यानी रचना है। तो यहाँ गीतांजलि के आगे और पीछे हमने ये इकहरा चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो ये किसी भी पुस्तक, नाम, शहर, स्थान इत्यादि के आगे पीछे लगा सकते हैं। मैं रायपुर में रहता हूं, अब रायपुर को स्पष्ट करना है कि मैं रायपुर में रहता हूं, रायपुर के आगे पीछे हम इकहरा चिन्ह लगा सकते हैं। इसी तरह दोहरा, किसी के कथन को स्पष्ट करने के लिए दोहरा चिन्ह लगाया जाता है। जो दोहरा चिन्ह है किसी के कथन के आगे लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक, देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक का कथन है। अब तिलक के इस कथन को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा, इसे हम दोहरा लगाए क्योंकि ये कथन है, ये एक वाक्य है। तो वाक्य होने के कारण वाक्य के आगे और पीछे हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान रखिएगा, जो उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है पहले शब्द के आगे लगाते हैं और अंत में पूर्ण विराम के आगे लगाते हैं। ये देखिए पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम के बाद लगाया गया, ये पूर्ण विराम के बाद लगाते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूर्ण विराम के पहले लगा देते हैं। जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये पूर्ण विराम से पहले लगा दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्ण विराम के बाद लगता है। जैसे देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूर्ण विराम है, उसके बाद लगेगा। और स्वतंत्रता यानी जो पहला शब्द है उससे पहले लगेगा। इसी तरह राष्ट्रभाषा के बिना, राष्ट्रभाषा के बिना
के बिना राष्ट्र गूंगा है, गूंगा, राष्ट्र गूंगा है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। तो राष्ट्रभाषा के बिना क्या है, महात्मा गांधी का कथन है। तो ये देखिए, ये राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा शब्द है, इससे पहले लगाएंगे एक दूसरे दोहरा, और उसके बाद राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये गूंगा है, इस बाद ये पूर्ण विराम लग गया, पूर्ण विराम के आगे ये लगाएंगे दोहरा चिन्ह, इसके बाद यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगा दिया गया, उसके बाद महात्मा गांधी लिख दिया। इसका इससे क्या समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा कि महात्मा गांधी ने कहा था राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसी तरह स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ तिलक लिख दिया गया, इसका मतलब तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। करो या मरो, उसके आगे निदेशक चिन्ह लगा के हमने लिख दिया महात्मा गांधी। इसका मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो, और करो या मरो उसके आगे पीछे हम लगा देंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि वह एक कथन है, इसलिए कथन के आगे और पीछे हमेशा ही दोहरा चिन्ह लगाया जाता है, और किसी शब्द के आगे पीछे इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। तो आप इकहरा यानी एक और दोहरा यानी दो, इन चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग करना जान जाइए, क्योंकि यदि आपने इसका गलत प्रयोग किया तो फिर लिखित भाषा के अंतर्गत आपने जो भाव व्यक्त किया वह गलत मान लिया जाएगा, और परीक्षा में यदि इस तरह से इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह के लिए वाक्य अगर पूछे जाएंगे और कहा जाएगा कि इस वाक्य में इकहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाइए, तो आपको शब्दों में इकहरा लगाना है और वाक्य में दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाना है। 9वां है कोष्ठक पढ़ेंगे। कोष्ठक, कोष्ठक जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहा जाता है। कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वाक्य में वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। नाटक में पात्र के हाव भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसे समझेंगे। उदाहरण के लिए, रात्रि, रात कालिमा युक्त है, कालिमा युक्त है। ये देखिए, यहां है रात्रि, ब्रैकेट में या कोष्ठक में आ गया रात, रात्रि, रात कालिमा युक्त है, यानी ये रात्रि क्या है, संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, उसका यहाँ रात, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे रात लिख दिया गया। रात जो तद्भव शब्द है, यानी रात्रि तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ जो रूप होता है वो तद्भव होता है, तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव। इसे आप शब्द विचार में समझ लिए होंगे कि किस तरह से शब्दों तत्सम शब्द से किस तरह से तद्भव शब्द बनते हैं और शब्द के कितने रूप होते हैं, उसके अंतर्गत आपने समझा होगा। तो यहाँ अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में उन शब्दों को लिखा जाता है जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करवाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे रात्रि कोष्ठक में लिख दिया गया रात कालिमा युक्त है, यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि रात्रि का अर्थ होता है रात। तो यह है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। इसी प्रकार तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण ध्वनि, ध्वनि आ रही है। यहां तीक्ष्ण ध्वनि आ रही है, इस तीक्ष्ण को कोष्ठक में तेज लिख दिया गया, इसका अर्थ है कि तेज ध्वनि आ रही है। तो तीक्ष्ण का अर्थ यहां ध्वनि के संदर्भ में तेज है, यह स्पष्ट हुआ। इसी तरह हम नाटक पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं, तो लिखित में जब हम नाटक पढ़ते हैं तो जो पात्र होते हैं वे पात्र अपना जब संवाद बोलते हैं तो
पात्रों के आगे संवाद किस तरह से बोला जाएगा उसे कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे राम, कोष्टक में लिखा जाएगा धीरे से, मैं कहाँ जाऊं। इसी तरह रावण, कोष्टक में तेज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से जो पात्र हैं उनके भाव को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे दिनेश रोते हुए, मैं कहाँ जाऊं। मैं कहाँ जाऊं। दिनेश रोते हुए, यहाँ निर्देशक चिन्ह लगा, मैं कहाँ जाऊं, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो यहाँ दिनेश रोते हुए, यदि दिनेश एक पात्र है और वह अभिनय कर रहा है तो यहाँ रोते हुए लिख दिया गया, मतलब दिनेश को पता चल गया तो उसे यहाँ रोते हुए पूछना है, रोते हुए बोलना है कि मैं कहाँ जाऊं। इसके बाद पिताजी गुस्से से, पिताजी गुस्से से जहां जाना है जाओ, जहां जाना चाहते जाओ। अब देखिए यहां पिताजी, पिताजी गुस्से से, जब दिनेश रोते हुए बोल रहा है कि मैं कहां जाऊं, तो पिताजी, जो पिताजी का अभिनय कर रहा है, वह गुस्से से जहां जाना है जाओ। तो जो पिता का अभिनय कर रहा होगा उसे पता है कि यहाँ उसे गुस्से से, क्रोधित होकर बोलना है कि जहां जाना है जाओ। तो इस तरह से यहाँ गुस्से से, तो यहाँ जो कोष्टक में लिखा गया गुस्से से, तो स्पष्ट हो जाए कि इस पात्र को गुस्से से बोलना है। इसी तरह धीमे से, जोर से, क्रोधित होकर, रोते हुए, मायूसी के साथ, धीमे स्वर में, यह सब नाटकों में लिखा जाता है। पात्र के आगे कोष्टक में लिखते हैं जिससे कि पात्र समझ जाए कि उसे किस तरह से अभिनय करना है। इसके बाद अब हम समझेंगे लाघव। लाघव, लाघव का अर्थ होता है छोटा। लाघव, लाघव का अर्थ होता है छोटा। जब हम किसी लंबे शब्द को, किसी बड़े शब्द को छोटे में लिखना चाहें तो वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर व्यक्तियों की उपाधि को छोटे शब्दों में लिखा जाता है, संक्षिप्त करके लिखा जाता है। लाघव मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना। उदाहरण के लिए डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, यहां देखिए डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, दिनेश कुमार वर्मा, यहाँ एक डॉक्टर शब्द है दिनेश कुमार वर्मा। ये जो डॉक्टर है ये बड़ा हो गया है, अब इसे हम चाहे तो लाघव कर सकते हैं। तो लाघव में क्या हो गया, डॉक्टर कर दिया गया और यहाँ चिन्ह दे दिया, डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, यहाँ दिनेश कुमार वर्मा लिख दिया। अब इसे लाघव, ये जो डॉक्टर है ना, ये बड़ा शब्द है, इस बड़ा शब्द को यहाँ पे लाघव करके छोटा शब्द बना दिया गया। तो लाघव का चिन्ह क्या होता है, छोटा। ये जो लाघव का चिन्ह ऐसा, ये जो गोला लगा दिया गया, बिंदी कर दिया गया, ये बिंदी भी लगा देते हैं, ऐसा बिंदी भी है, ऐसा गोला भी लगा दिया जाता है। तो ये है लाघव करना, यानी छोटा करना। उसी तरह चिकित्सक मोहन कुमार गुप्ता, अब जो चिकित्सक है मोहन कुमार गुप्ता, अब यहाँ चिकित्सक जो शब्द है इसको छोटा कर सकते हैं, चिकित्सक। ये चिकित्सक शब्द को छोटा कैसे करेंगे, यहाँ ची लिख दी, यहाँ बिंदी लगा दिया गया, या यहाँ ची करके यहाँ गोला लगा दिया गया। तो ये हो गया चिकित्सक। चिकित्सक मोहन कुमार वर्मा, नाम के आगे लिख दिया गया मोहन कुमार वर्मा। इसी तरह आयुष्मान दिनेश प्रसाद तिवारी, तो आयुष्मान दिनेश प्रसाद तिवारी, यहाँ आयुष्मान की जगह में आयुष ऐसा लिख दिया गया तो भी समझ में आ जाएगा जिसका मतलब है आयुष्मान दिनेश प्रसाद तिवारी। तो इस तरह किसी भी शब्द का जब
संक्षिप्तीकरण किया जाए तो वहां लाघव चिन्ह लगाया जाता है। लाघव यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो शब्द को जब छोटा करके लिखना हो तो वहां लाघव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद है हंस पद। हंस पद क्या है? बच्चों, आप जब लिखते हैं तो लिखते समय कभी कभी किसी शब्द को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अब जो भूल गए आप, बाद में आपको पता चलेगा तो शब्द हम भूल गए, अब उस शब्द को लिखेंगे कहाँ, कैसे लिखेंगे बताइए? तो शब्द को आप जहां शब्द छूटा था, जहां उस शब्द को होना चाहिए, उसके ठीक ऊपर लिखेंगे। तो जब ऊपर लिखेंगे तो उसके लिए एक चिन्ह होगा जिससे पता चले कि यहाँ शब्द छूटा हुआ है और उसके ऊपर जो शब्द लिखा गया वही सही शब्द है। तो उसके लिए हम लगाते हैं हंस पद। हंस पद क्या है? छूटा हुआ शब्द को स्पष्ट करने के लिए जिस चिन्ह को लगाते हैं उसे कहते हैं हंस पद। जैसे उदाहरण के लिए भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है, ये पूरा एक वाक्य है। अब इसे आपको लिखना था, भारत देश है। अब आपने लिख दिया भारत देश है, आपको पता चले भारत देश है, मैंने लिख दिया। मुझे लिखना था भारत मेरा देश है, मेरा शब्द तो हमने लिखा ही नहीं। अब क्या करना है? अब भारत मेरा तो लिखना ही पड़ेगा, तो कहाँ लिखना था? भारत, यहाँ लिखना था। ये देखिए भारत मेरा देश है, तो भारत देश है, यहाँ लिखना था मेरा, जो छूट गया। अब कैसे करेंगे? तो यहाँ एक चिन्ह लगाएंगे, ऐसा चिन्ह लगा दिया गया और यहाँ आपने लिख दिया मेरा, यहाँ आपने लिख दिया मेरा, यहाँ आपने मेरा लिख दिया, यानी भारत मेरा देश है। यह स्पष्ट हो गया कि जो मेरा है यहाँ लिखना था। तो हंस पद ऐसा लगाते हैं। ये जो है ना, ये है हंस पद का चिन्ह, हंस पद का यह चिन्ह है। हंस पद का अर्थ होता है छूटा हुआ, जहां छूट गया है वहां छूटे हुए को लिखना, तो हंस पद चिन्ह होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मानस मेरी प्यारी पुस्तक है। अब यहां मानस के आगे हमने लगाया इकहरा उद्धरण चिन्ह। मानस मेरी प्यारी पुस्तक है, उसके आगे हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ये है एक वाक्य, मानस मेरी प्यारी पुस्तक है। मानस मतलब रामचरितमानस, रामचरितमानस का संक्षिप्त रूप है मानस। मानस कहने से भी रामचरितमानस ही समझ लिया जाता है। तो मानस मेरी प्यारी पुस्तक है, यह है एक वाक्य। इसी वाक्य को आपको कहीं लिखना था, तो आपने लिखा मानस मेरी प्यारी है। अब लिखते हुए तेजी से आपने लिखा मानस मेरी प्यारी है। अब पता चला कि मानस मेरी प्यारी है, ये तो गलत हो गया, वाक्य गलत हो गया, पुस्तक तो हम भूल ही गए। तो कैसे करेंगे? तो फिर यहाँ चूंकि हम पुस्तक भूले हैं, मानस मेरी प्यारी है, मानस मेरी प्यारी पुस्तक है, ये पुस्तक को हम भूल गए। यहाँ हम लगा देंगे वही हंस पद और ऊपर में लिख देंगे पुस्तक, ये पुस्तक ऊपर में लिख दिया। अब क्या हो गया? मानस मेरी प्यारी पुस्तक है। स्पष्ट हो गया कि मानस मेरी प्यारी पुस्तक है। अब एक वाक्य बन गया। ठीक है। तो हमेशा कहीं भी कुछ भी छूटे, तो वाक्य में यदि कोई शब्द छूट जाता है तो इस तरह हंस पद लगा के आप ऊपर लिख सकते हैं। उसे काटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, एक वाक्य आपने लिखा, यदि गलत हो गया तो आप उस वाक्य को काट देते हैं, काट कर फिर नीचे लिखते हैं। क्योंकि पेन से लिखे रहते हैं वाक्य और उस वाक्य को काट के फिर से नीचे लिखते हैं तो वह सुंदर होता है, अच्छा नहीं दिखता। तो यदि आप पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, तो आप तो उसे मिटा सकते हैं, अब पेंसिल से मिटाकर फिर से लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने पेन से लिखा और फिर उसे मिटाया तो ठीक नहीं दिखेगा। तो क्या करेंगे आप, इस तरह से वहां हंस पद लगा दिया, ऊपर में उस शब्द को लिख दिया, तो भी सही मान लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब है विवरण चिन्ह, अंतिम है 12वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है? तो जहां पर हम विवरण दें, जहां जिस वाक्य में विवरण दिया जा रहा हो तो वहां होता है विवरण चिन्ह।
वहां विवरण चिन्ह लगाते हैं। ये देखिए, ये निर्देशक चिन्ह और ये है विवरण चिन्ह। कुछ बच्चे निर्देशक चिन्ह को और विवरण चिन्ह को एक जैसा मान लेते हैं, कहते हैं निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह एक है। ऐसा नहीं, निर्देशक चिन्ह क्या होता है, योजक की तरह थोड़ा बड़ा होता है, और विवरण चिन्ह के आगे में ये दो बिंदी, उसके बाद में यह योजक जैसा या विवरण जैसा, निर्देशक जैसा ऐसा चिन्ह लगाते हैं। ये है विवरण चिन्ह और ये है निर्देशक चिन्ह। विवरण चिन्ह विवरण देने के लिए, हम किसी भी कथन का विवरण देना हो, किसी भी उदाहरण को विस्तार से लिखना हो, विवरण मतलब विस्तार से विवरण देना हो, उसको अच्छी तरह से समझाना हो, तो वहां पर विवरण चिन्ह लगता है। विवरण चिन्ह ये है विवरण चिन्ह। उदाहरण के लिए, भारत की प्रमुख नदियां हैं, भारत की प्रमुख नदियां हैं, भारत की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां भारत की प्रमुख नदियां हैं, ये हमने लिख दिया, भारत की प्रमुख नदियां हैं। अब उन नदियों को विस्तार से समझाना है, उनका नाम लिखना है, तो यहाँ बनेगा विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह दिया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा तथा झेलम है। झेलम है। एक पूर्ण विराम है। ये देखिए, भारत की प्रमुख नदियां हैं, इसके बाद विवरण चिन्ह लगा गंगा, उसके आगे अल्प विराम यमुना, उसके आगे अल्प विराम लगा हुआ है, उसके बाद गोदावरी, इसके आगे अल्प विराम लगा, इसके बाद कृष्णा अल्प विराम, कावेरी अल्प विराम, नर्मदा अल्प विराम, उसके बाद तथा झेलम है के बाद में पूर्ण विराम लग गया। तो यहाँ क्या है, विवरण दिया गया, बतलाया गया, उदाहरण के साथ स्पष्ट किया गया। तो जहां विवरण दिया जाए वहां विवरण चिन्ह लगता है। विवरण चिन्ह यह है विवरण चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, आपने विराम चिन्हों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। 12 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं और इनका प्रयोग हम लिखित भाषा में करते ही हैं, क्योंकि बोलते समय हम अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए जगह जगह ठहरते हैं। हाँ? तो ये जो ठहराव है उसको जब हम लिखित भाषा में लिखते हैं, उन चिन्ह ठहराव वाले जगह पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो विराम चिन्ह है। और ये 12 प्रकार के विराम चिन्हों को हमने समझा है और इन चिन्हों का प्रयोग हम लिखित भाषा में करते ही हैं। तो आप इन चिन्हों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनका बारंबार अभ्यास कीजिए, जिससे कि लिखित भाषा में आप इन चिन्हों का समुचित प्रयोग कर सकें और आपकी भाषा शुद्ध हो, आपकी भाषा व्याकरण सम्मत हो। तो इनका अभ्यास कर लीजिएगा। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इससे संबंधित, तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला है परिभाषा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, अल्प विराम किसे कहते हैं, अर्ध विराम किसे कहते हैं, हंस पद किसे कहते हैं, निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, विवरण चिन्ह किसे कहते हैं। तो ये है परिभाषा। और दूसरा क्या है, चिन्हों को पहचानना। उदाहरण के लिए निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, तो ये है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, ये छोटा सा ये है योजक चिन्ह। इसके बाद विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, ये है विवरण चिन्ह। कोष्ठक किसे कहते हैं, कोष्ठक। हंसपद किसे कहते हैं, ये है हंसपद। अल्प विराम किसे कहते हैं, ये है अल्प विराम। अर्ध विराम किसे कहते हैं, ये है अर्ध विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया गया है। तो ये पहचानना आता है। इसके बाद वाक्य दिया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उदाहरण के लिए, राम ने कहा, राम ने कहा मैं लंका जाऊंगा।
राम ने कहा मैं लंका जाऊंगा। अब ये देखिए, राम ने कहा मैं लंका जाऊंगा, ठीक है। तो यहां राम ने कहा, यहां लग गया निर्देशक चिन्ह, मैं लंका जाऊंगा, उसके आगे लग गया पूर्ण विराम। ये आपको पूछा जाएगा कि आप सही चिन्ह लगाइए। इसी तरह भारत की प्रमुख नदियों के नाम, भारत के प्रमुख नदियों के नाम, भारत के प्रमुख नदियों के नाम गंगा, यमुना, सतलज, झेलम, तथा नर्मदा है, ठीक है। अभी देखिए, भारत के प्रमुख नदियों के नाम गंगा, यमुना, सतलज, झेलम तथा नर्मदा है। अब यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अब आपसे पूछा जाएगा इसमें उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले भारत के प्रमुख नदियों के नाम, इसके आगे लग गया विवरण चिन्ह। इसके बाद गंगा अल्प विराम, यमुना अल्प विराम, सतलज अल्प विराम, झेलम अल्प विराम तथा ये जो नर्मदा यहाँ है, नर्मदा है, इसके आगे में पूर्ण विराम। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप विराम चिन्ह तो भली भांति समझ गए होंगे। विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसका उचित उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।